Welcome to my channel Mr. English where you learn basic concept and of course committed to be unique. आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर वॉइस। ठीक है, तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए और ये जो वॉइस का वीडियो है ये हम लोग पार्ट बाय पार्ट बनाएंगे। हम लोग बेसिक से एडवांस की ओर चलेंगे। ठीक है, पहले अगर आप वॉइस बनाते भी होंगे तो आपको अगर कॉन्फिडेंस नहीं आता होगा कि वॉइस को बिल्कुल एक श्योरिटी के साथ बनाए कि किस तरीके से इसको बनेगा, किस तरीके से हम लोग इसको पहचानेंगे कि इसका वॉइस बनेगा भी या नहीं बनेगा, वॉइस के स्ट्रक्चर्स को कैसे देखेंगे, टेंस से रिलेट करके इसको देखेंगे। ठीक है, तो बहुत सी चीजें इसमें सीखेंगे। बिल्कुल स्टार्ट हो जाइए और वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं हम लोग वॉइस को। तो वॉइस जो है इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वाच्य। ठीक है, अब वॉइस को हम लोग ग्रामर में ये समझे कि वॉइस क्या है, एक फॉर्म ऑफ वर्ब है। ठीक है, यानी क्रिया का रूप है जो हमें ये बताता है कि किसी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो या तो डूअर ऑफ द एक्शन है, ठीक है, डूअर ऑफ द एक्शन, या वो सब्जेक्ट जो होगा वो होगा रिसीवर ऑफ द एक्शन। ठीक है, अब यहां दो बात लिखा हुआ है, सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन और रिसीवर ऑफ द एक्शन। इसका मतलब क्या है? तो सिंपल सा एक बात समझ लेते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, अगर ये स्ट्रक्चर है किसी भी सेंटेंस का, तो ये जो वर्ब है ये बताएगा कि ये पूरा सेंटेंस किस वॉइस में है। ठीक है, यानी इस वर्ब को करने वाला ही, यानी इस काम को करने वाला ही वाक्य का सब्जेक्ट है, या ये काम यानी इस क्रिया का जिस पे फल पड़ रहा है यानी कि रिसीवर ऑफ द एक्शन जो है वो इसका सब्जेक्ट है। ठीक है, अब इन्हीं दो बातों से यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आएगा कि अगर सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन है, ठीक है, अगर जो सब्जेक्ट है वो डूअर ऑफ द एक्शन है तो वो जो सेंटेंस होगा वो कहलाएगा एक्टिव वॉइस। ठीक है, और अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट रिसीवर ऑफ द एक्शन है, ठीक है, रिसीवर ऑफ द एक्शन, तो वो जो सेंटेंस है वो कहलाएगा पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे वॉइस को दो तरीके से देखा गया, एक एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस का मतलब क्या हो गया, डूअर ऑफ द एक्शन, डूअर ऑफ द एक्शन ये हमारा सब्जेक्ट होगा, और पैसिव वॉइस में रिसीवर ऑफ द एक्शन। ठीक है, यहां पे ये कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है क्योंकि वॉइस को जनरली दो तरीके से देखा जाता है, दो टाइप्स में हम लोग बांट देते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस वो होता है जिस सेंटेंस का सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन हो, यानी कि उस सेंटेंस में जो वर्ब है उसका डूअर ही उस वाक्य का सब्जेक्ट हो, और पैसिव वॉइस उस सेंटेंस को कहते हैं यानी कि किसी सेंटेंस में जो वर्ब है उसको रिसीव करने वाला, यानी जिसपे एक्शन का रिजल्टेंट पड़ता है, यानी जो रिसीव करता है वो होता है पैसिव वॉइस। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से एक और कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं कि वॉइस सीख के हम लोग करेंगे क्या, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। What to do after learning voice? वॉइस अगर आप सीख जाएंगे तो क्या करेंगे? तो वॉइस जब आप सीख जाएंगे तो दो तरीके से आप इसका यूज करेंगे, पहला ट्रांसलेशन में और दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन में। ठीक है, अब इस दोनों का मतलब समझ लीजिए। तो वॉइस सीखने के बाद या तो आपको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन मिलेगा या इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन मिलेगा। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करना है, एक्टिव वॉइस से आपको पैसिव वॉइस में करना है या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में करना है। ठीक है, यानी बेसिकली जब आप वॉइस का नॉलेज ले लेंगे तो आपको यही दो चीज करना है, या तो आप ट्रांसलेशन करेंगे या तो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। अब बात करते हैं ट्रांसलेशन की। तो ट्रांसलेशन में जो हम लोगों ने टेंस में देखा वो सब एक्टिव वॉइस है। क्यों? क्योंकि उसमें जितने भी वर्ब हैं वो सब उस सब्जेक्ट को ये बताता है कि ये सब्जेक्ट जो है वो डूअर है। यानी कि अगर हम ट्रांसलेशन को पूरे कैटेगराइज करने की कोशिश करें तो दो ही भाग में कैटेगराइज्ड होगा, एक एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस हमने टेंस में पढ़ लिया, अब हम लोग देखेंगे पैसिव वॉइस को, ये जानना बहुत जरूरी है।
और ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस दिया होगा उसका पैसिव पूछेगा, या पैसिव दिया होगा उसका एक्टिव पूछेगा। क्लियर? तो इसको हम लोग देख लेते हैं। जो भी हमने बातें कही उसको एक सेंटेंस के रूप में, हमने एक डेफिनेशन के रूप में यहाँ पे दिया हुआ है, आप उसको समझने की कोशिश करें। वॉइस, it is the form of verb which shows that either subject of the sentence is doing something or something is done to the subject of the sentence। अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये क्या है, कि इसमें ये क्या है, फॉर्म ऑफ वर्ब है। कैसा फॉर्म ऑफ वर्ब है? जो बताता है कि किसी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो या तो कुछ कर रहा है या उस सब्जेक्ट पर ही कुछ किया जा रहा है। ठीक है, यानी ए अगर कोई सब्जेक्ट है और ये एक वर्ब है, तो ए ही इस काम को कर रहा है या कोई और है जो इस काम को ए पर कर रहा है, तो यही दोनों में अंतर है। तो अगर ए ही उस काम को कर रहा है तो वो हो गया एक्टिव वॉइस, और कोई और है जो ए पर उस काम को कर रहा है तो वो हो जाएगा पैसिव वॉइस। बस इतना ही अंतर है। अगर आप ये समझ लिए तो आपने आधा वॉइस क्लियर कर लिया। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल हमने लिया, आई प्ले क्रिकेट। ठीक है, अब इसमें क्या है, आई सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्योंकि आप जो कर रहे हैं, खेल रहे हैं, वो क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि इसमें जो खेलने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, आई। तो आई क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो आई जो है यहाँ डूअर ऑफ द एक्शन हो गया। क्या हो गया, डूअर ऑफ द एक्शन, यानी खेलने का काम आई कर रहा है। तो ये जो सेंटेंस है ये कौन से वॉइस में चला गया, एक्टिव वॉइस में। ठीक है, एक और सेंटेंस लेते हैं, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे खेलने की बात की जा रही है, तो देखिए क्या क्रिकेट खेल सकता है, बिल्कुल नहीं। एक क्वेश्चन कीजिए, कैन क्रिकेट प्ले, तो क्रिकेट तो खुद ही खेल का नाम है, वो तो कोई लिविंग थिंग है नहीं जो कुछ एक्शन करेगा। तो यहां से भी ये क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट के रूप में जो यहाँ पे है, जो यूज किया गया है क्रिकेट, ये रिसीवर ऑफ द एक्शन है। ठीक है, रिसीवर ऑफ द एक्शन, मतलब ये कोई काम नहीं कर रहा बल्कि खेलने का काम ही क्रिकेट पे हो रहा है। तो ये सेंटेंस क्या कहलाएगा, पैसिव वॉइस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस चीज को क्लियर कर लिए। अब इसमें एक और बात, किस तरह का सेंटेंस उसका पैसिव बनेगा या नहीं बनेगा। आपने सुना होगा कि कोई एक सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह का सबसे बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी सेंटेंस का। तो आपने सुना होगा कोई एक सेंटेंस है, इसका पैसिव वॉइस बनेगा, किसी का नहीं बनेगा। तो ये आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई सेंटेंस है तो उसका पैसिव बनेगा ही बनेगा या नहीं बनेगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा इलिस्ट्रेशन है, आप इसको ध्यान से समझिए। किसी भी सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ तीन कंडीशन लेते हैं। एक कंडीशन ये लेते हैं कि हम लोग ऑब्जेक्ट को मिस कर देते हैं, दूसरा कंडीशन ये लेते हैं कि हम लोग वर्ब को मिस कर देते हैं, और तीसरा कंडीशन ये लेते हैं कि हम लोग सब्जेक्ट को मिस कर देते हैं। अब देखिए इस तीनों कंडीशन में कौन सा ऐसा कंडीशन है जिसमें सेंटेंस एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, एग्जिस्ट करेगा मतलब किस, इस तीनों में से कौन से कॉम्बिनेशन में सेंटेंस बन सकता है, कौन से कॉम्बिनेशन में नहीं बनेगा। तो आप इसको जरा ध्यान से सोचिए। इसमें एक ही कंडीशन ऐसा है जिसमें सेंटेंस बनेगा या नहीं बनेगा। ये आप इसको ऐसा लग रहा होगा, आप देखिए एक ही कंडीशन ऐसा लग रहा है कि इसमें बनेगा, एक है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, बाकी में आपको नहीं लग रहा होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और कॉम्बिनेशन है जिसमें सेंटेंस बन सकता है, और वो क्या है, थर्ड। ऐसा आप सोच रहे होंगे, जरा ध्यान से देखिए, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें आप ये कह सकते हैं गो देयर, आप दिमाग में आपके ये एग्जाम्पल आ रहा होगा, राइट। तो गो नाउ ये वर्ब है और इसे ये सेंटेंस बन गया। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये कमांड आप देते किसको है, सामने वाले को। तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, वो है यू। तो यू जो सब्जेक्ट है ये अंडरस्टूड है, यानी कि इसमें सब्जेक्ट नहीं होगा तो भी सेंटेंस नहीं बनेगा, वर्ब नहीं होगा तो भी सेंटेंस नहीं बनेगा, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब का होना एकदम मस्ट है। अगर आप इसको सेंटेंस आप समझ रहे हैं तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें यू जो है वो सब्जेक्ट के रूप में अंडरस्टूड होता है और वो हिडन होता है, इसलिए ये सेंटेंस में भी सब्जेक्ट
है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि सेंटेंस एग्जिस्ट तभी करेगा जब सब्जेक्ट हो और वर्ब हो, यानी ऑब्जेक्ट ना भी रहे तो भी हम सेंटेंस को एग्जिस्ट करा सकते हैं। यहाँ तक अगर आप बात समझ गए तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे समझिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ हम लोग करते क्या है कि अगर ये कहा जाए कि ये एक्टिव वॉइस है तो पैसिव में जब हम इसको बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को ही पैसिव का सब्जेक्ट बना देते हैं, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और पैसिव में हमेशा वर्ब 3 का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस बात को एकदम नोट कर लीजिए कि पैसिव वॉइस है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ V3 का ही इस्तेमाल होगा और कोई दूसरा वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए। अब देखिए, इस कंडीशन को अगर हम ऐसे कहें कि अगर कोई सेंटेंस है सब्जेक्ट प्लस वर्ब और ये एक्टिव वॉइस में है, क्या इसका आप पैसिव बना सकते हैं? क्वेश्चन सोचिए। एक्टिव वॉइस में ये सेंटेंस एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन क्या इसमें ऑब्जेक्ट है? नहीं, तो भी ये एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है, लेकिन इसका आप पैसिव नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है वही ना पैसिव का सब्जेक्ट होता है। तो बिना सब्जेक्ट का तो पैसिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, और पैसिव सब्जेक्ट तब आएगा जब एक्टिव में ऑब्जेक्ट होगा। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट आया कि अगर किसी एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट मिसिंग हो तो उसका पैसिव नहीं बनाया जा सकता, और वैसा सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट मिसिंग हो वैसे वर्ब को कहा जाता है इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, क्या कहा जाता है? इनट्रांजिटिव वर्ब। तो इनट्रांजिटिव वर्ब का मतलब वो वर्ब जो अपने बाद ऑब्जेक्ट ना ले। तो जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेता उसको इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और एक्टिव वॉइस में अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव का सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, और सब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो हमारा सेंटेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, यानी इनट्रांजिटिव वर्ब का हम लोग पैसिव नहीं बना सकते। यहां तक अगर बात समझ में आई तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसको टेंस के बेस पे अगर हम लोग बात करें तो प्रेजेंट टेंस में 3 का पैसिव बन सकता है। ठीक है, यानी बनाया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब आते हैं इसमें पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट में भी 3, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट टेंस, और फ्यूचर में 1 का बनता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं बन सकता, बिल्कुल बनता है, लेकिन वो पूछा नहीं जाता। ये मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसका ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है और इसी का यूज किया जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बात करेंगे जब पैसिव वॉइस की, तो प्रेजेंट टेंस में हम बात करें तो प्रेजेंट टेंस का पहला जो टाइप है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें देखिए क्या होता है, जब हम लोग एक्टिव वॉइस की बात करते थे तो इसमें क्या होता था, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब अगर हम निगेटिव की इसमें बात करें तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा होता था। इसमें पैसिव में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव में हम लोग इस्तेमाल करेंगे इज एम आर प्लस V3। मैंने बताया पैसिव में V3 का ही इस्तेमाल होगा। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब का जो इस्तेमाल होगा वो क्या होगा, इज एम आर का। तो इसमें सारा स्ट्रक्चर में देखिए इज एम आर ही लगा हुआ है। तो अफर्मेटिव में क्या हो जाएगा, ये सब पैसिव के स्ट्रक्चर्स हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस बाई प्लस एजेंट। अब ये जो एजेंट है वो डूअर होगा सॉरी, पैसिव में क्या होगा, ये जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है ये एक्चुअली सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि वो सब्जेक्ट है क्या। यानी कि यहाँ अगर हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो वो सब्जेक्ट कैसा होगा, रिसीवर। ठीक है, क्योंकि पैसिव है तो पैसिव में सब्जेक्ट कैसा हो जाता है, रिसीवर होता है, और वो एक्चुअली एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग स्ट्रक्चर को अभी ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना है, आप इसको आराम से समझ सकते हैं कि पहले हम लोग सब्जेक्ट की बात करेंगे, फिर इज एम आर, फिर V3, फिर बाई प्लस एजेंट, और जो एक्चुअली जो काम करता है वो उसको हम लोग एजेंट के रूप में रखते हैं। तो इसी तरीके से आप ट्रांसलेशन बना सकते हैं। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब नेक्स्ट इसी तरीके से अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसी तरीके से इसमें भी है, बस इसमें इज एम आर के बाद किसका इस्तेमाल होता है, बीइंग का।
तो यहाँ पे पैसिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, अगर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव बनाना है तो जो हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूअस का है वही हेल्पिंग वर्ब रहेगा, बस उसमें ऐड क्या हो जाएगा, बीइंग, और V3 तो रहेगा ही क्योंकि पैसिव है। तो इस तरीके से कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर काम करेगा। अब बात करते हैं परफेक्ट की। तो परफेक्ट में देखिए पहले से ही हैज, हैव प्लस V3 का इस्तेमाल किया गया था किसमें, एक्टिव वॉइस में। अब यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर दे, अगर आपको ये एक्टिव वॉइस में समझ में नहीं आ रहा है तो आप टेंस का वीडियो देख सकते हैं, उसका जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से उसे देख सकते हैं। तो जितने भी टेंस में हम लोगों ने काम किया, जितना भी टेंस में हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा, वो सब एक्टिव होता है। अब हम लोग सिर्फ पैसिव की बात करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव का स्ट्रक्चर ये है, पैसिव में इसमें बीन लग जाएगा, ठीक है, प्लस बीन प्लस V3। तो इस तरीके से ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव हो जाएगा। सॉरी। अब यहाँ बात करते हैं, ये बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि यहाँ जब आप चेंज करेंगे तो जैसे देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, अगर ये एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव में हम लोग क्या करेंगे, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बना देंगे। तो देखिए ये ऑब्जेक्टिव केस से सब्जेक्टिव केस बनेगा, तो इसीलिए ये आपको ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस का पता होना चाहिए। तो आई जो है, आई अगर सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है तो ऑब्जेक्ट के रूप में क्या हो जाएगा, मी, यानी आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट और दे का देम। ठीक है, अब यहां से हम लोग चीजों को क्लियर करते चलते हैं। इस जितना भी आपने अभी जो सीखा है उससे कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं और देखते हैं कि हमें समझ में आ रहा है या नहीं। बस एक चीज ध्यान दीजिएगा, वॉइस सीख के आपको दो ही चीज करना है, या तो आप ट्रांसलेट करेंगे या ट्रांसफॉर्म करेंगे, ठीक है, यानी कि रूप को बदलेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ट्रांसलेट कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग ट्रांसलेशन सीखेंगे। लड़का पढ़ाया जाता है। अब सबसे पहला स्टेप, किसी भी सेंटेंस को देखने के बाद आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ये एक्टिव वॉइस में इसको ट्रांसलेट करना है कि पैसिव वॉइस में। तो ये चीज आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। इसका पहला स्टेप यही है कि उसके वर्ब को देखिए, वो वर्ब ही है जो आपको इन्फॉर्म करेगा कि मेरा जो सब्जेक्ट है वो डूअर है या रिसीवर है। तो डूअर हुआ तो एक्टिव वॉइस और रिसीवर हुआ तो पैसिव वॉइस। तो चलिए देखते हैं, लड़का पढ़ाया जाता है। अब काम क्या हो रहा है, पढ़ाए जाने का। कौन पढ़ा रहा है, नहीं पता। किसको पढ़ाया जा रहा है, तो लड़का को, यानी लड़का पढ़ने का काम कर रहा है या पढ़ाने का, तो लड़का पढ़ने का काम कर रहा है। तो पढ़ाया किसको जा रहा है, लड़का को, तो ये क्या हो गया, रिसीवर। ठीक है, तो रिसीवर हो गया, यानी ये कौन सा वॉइस हो गया, पैसिव वॉइस। अब देखिए इसका पहचान ता है, ती है। तो यहाँ पे टेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप टेंस बहुत अच्छा नहीं जानते हैं तो आप मेरा टेंस का वीडियो देख सकते हैं, उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप उसे देख लें। तो ये जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो अभी अभी हमने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा जाएगा। तो चलिए, लड़का पढ़ाया जाता है, तो इसमें काम क्या हो रहा है, सब्जेक्ट हमारा रिसीवर ऑफ द एक्शन होगा। तो क्या होगा, अ बॉय इज V3 पढ़ाने का टॉट। ठीक है, टीच का V3 क्या हो जाएगा, टॉट। तो अ बॉय इज टॉट। उसे नहीं पीटा जा रहा है। अब देखिए काम क्या हो रहा है, वर्ब, फोकस कीजिए वर्ब पे, पीटा। उसे नहीं पीटा जा रहा है, तो ये क्या उसे पीट रहा है, बिल्कुल नहीं। कोई है जो इसको पीट रहा है। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो पिटाई को रिसीव कर रहा है। ठीक है, तो जब ये रिसीव कर रहा है तो ये क्या बन गया, पैसिव वॉइस। बिल्कुल आसानी से आप समझ सकते हैं अब। और पहचान देखिए, पीटा जा रहा है यानी कंटिन्यूअस। तो चलिए इसको देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, ही इज नॉट, अब यहां क्या लग जाएगा, बीइंग, और पीटने का बीटन। ठीक है, देखिए बिल्कुल आसानी से आप समझ जाएंगे। आप बस सेंटेंस को पहचानिए कि वो एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। तो उसे नहीं पीटा जा रहा है, ही इज नॉट बीइंग बीटन। क्या तुम्हारी मदद की जा चुकी है। अब देखिए मदद की जा चुकी है, किसकी, तुम्हारी। तो मदद इसकी की जा रही है, यानी ये भी क्या है,
रिसीवर है, तो यानी ये सेंटेंस हो गया पैसिव वॉइस। अब देखिए क्या से शुरू है, तो ये इंट्रोगेटिव है और चुका है चुकी है लगा हुआ है, तो हमने बताया कि चुका है चुकी है के लिए आप क्या यूज करेंगे, बीन का। तो चलिए स्टार्टिंग किससे करेंगे, हैव से। हैव यू बीन हेल्प्ड, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, हैव यू बीन हेल्प्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, क्या तुम्हारी मदद की जा चुकी है, हैव यू बीन हेल्प्ड। अब इसकी मदद की जा चुकी है इसीलिए ये पैसिव वॉइस हो गया और यहाँ पे बीन का इस्तेमाल किया गया। उन लोगों को तंग किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे उन लोगों को तंग किया जा रहा है, यानी जो काम हो रहा है वो किन पर हो रहा है, उन लोगों पे, यानी ये लोग रिसीवर हो गए। तो रिसीवर हो गए तो ये सेंटेंस किसमें हो गया, पैसिव वॉइस में। और जा रहा है यानी कंटिन्यूअस, तो हम लोग इसको किसमें बनाएंगे, कंटिन्यूअस में। तो क्या हो जाएगा, दे आर बीइंग, और तंग करना का वैक्स होता है और इसका B3 क्या हो जाएगा, वैक्स्ड। तो इसी तरीके से आप आसानी से पहले सेंटेंस को पहचान सकते हैं कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, और जिस हिसाब से आप सेंटेंस को रिकॉग्नाइज कर लेंगे उस हिसाब से आप एक्टिव होगा तो एक्टिव का स्ट्रक्चर लगा देंगे और पैसिव होगा तो पैसिव का स्ट्रक्चर लगा देंगे, ठीक है। अब ये जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखिए। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे भी फॉलो आप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।